हाँ जी, तो बात करते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करने के लिए काम में लिए जाने वाले इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंटरकल्चर होता क्या है भाई। ठीक है, वैसे तो मैंने आपके कल के लेक्चर में भी समझाया था कि इंटरकल्चरल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए कि वो ऑपरेशन जो कि सोविंग के बाद में, अब यहाँ पे इस चीज को गौर से समझना, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि टिलेज के अंदर कभी भी बुवाई को ऐड नहीं करते, लेकिन मैंने आपको एक जगह ये भी बोला था कि जब जीरो टिल सीड ड्रिल की बात करूंगा तो फिर वो टिलेज और बुवाई दोनों एक साथ हो जाएंगे। केवल ये एक ही जगह है जहाँ पे बुवाई और वो दोनों एक साथ हो जाते हैं, या फिर आप हैप्पी सीडर में भी ये बात बोल सकते हो। लेकिन अदरवाइज देखा जाए, ट्रेडिशनल मेथड से देखा जाए तो प्राइमरी टिलेज अलग चीज है, सेकेंडरी टिलेज अलग चीज है, सोविंग अलग चीज है, और इंटरकल्चरल ऑपरेशन अलग चीज है। सोविंग से पहले जो कुछ भी करोगे वो सारा टिलेज में माना जाएगा, और सोविंग के बाद में जो कुछ भी आप उसमें करोगे वो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस या फिर अंतःशस्य क्रियाएं मानी जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि बिजाई के बाद में आप क्या करते हो, जो भी आप खड़ी फसल में जो भी आप क्रियाएं करते हो, उन सभी क्रियाओं को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग से पहले। ये चीज भी आप ध्यान में रखना, हार्वेस्टिंग से पहले अगर आप कटाई करना शुरू कर दिया तो उसको हार्वेस्टिंग बोलेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेसिंग और विनोबिंग, वो सारी प्रोसेस हो जाएंगी। तो हार्वेस्टिंग से पहले और बिजाई के बाद में और कटाई के पहले अगर हम कुछ भी उसमें प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ भी उसमें क्रियाएं कर रहे हैं, तो उनको क्या माना जाता है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन या फिर अंतःशस्य क्रियाएं। ठीक है, अंतःशस्य क्रियाओं में बात करें क्या क्या चीजों को ऐड कर लिया गया, तो ब्रेकिंग द अपर सरफेस ऑफ सॉइल, कि सॉइल की जो ऊपरी सरफेस होगी उसको तोड़ना। उसको क्यों तोड़ना, ताकि वहां पे जो पपड़ी जमी हो वो पपड़ी जमी हुई नष्ट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड ना हो सॉइल अपनी। उसके बाद में जो खरपतवार उग चुके हैं उन खरपतवारों को क्या कर देना, अप रूटिंग कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तो अपने हाथ से उखाड़ भी सकते हैं, अप रूटिंग करने को बोला गया हाथ से उखाड़ना। दूसरा मैं किसी इंप्लीमेंट की सहायता से भी उन्हें अप रूट कर सकता हूँ। तीसरा बोल दिया गया एरिएटिंग द सोइल। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आप जब भी पढ़ोगे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में, आपके खरीफ क्रॉप लगी है इस बार, आप बहुत पढ़ोगे इन चीजों को, तो वहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि वीडिंग एंड होइंग वर्ड आप पढ़ोगे बार बार। वीडिंग एंड होइंग, हिंदी में बोले तो निराई एंड गुड़ाई। ठीक है, निराई और गुड़ाई, अब मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है हिंदी वाले टर्म्स में, इंग्लिश वालों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वीडिंग का मतलब होता है खरपतवारों को निकालना, होइंग का मतलब होता है क्या, एरिएट करना, सोइल को जो होती है आपके वायु की मात्रा जो है मृदा के अंदर, उस चीज को मेंटेन करना, जिसकी सहायता से क्या हो कि सोइल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से दो फायदे हैं। एक फायदा कि हमारी जो रूट होगी उन रूट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, क्योंकि आपको ये पता है रेस्पिरेशन तो करनी पड़ेगी सबको, जिस भी चीज को जिंदा रहना है उसको सांस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टार मार्क लगा हुआ है इस बात पे। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बोला रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा, और प्लांट्स आपको पता है ऑफकोर्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा होगा कि रूट जोन के आसपास जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं होता सारे नुकसानदायक होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा भी तो रखना है ना हमें, तो उनको जिंदा रखना। उनके अलावा जो वीड आपने उखाड़ दिए, वो वीड की सहायता से क्या होगी, मल्चिंग भी हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारे जो ऑपरेशन है, ये सारे जो कारण है, उद्देश्य हैं, वो सारे पूर्ति होती है किस चीज से, अंतरशस्य क्रियाओं या फिर इंटरकल्चरल ऑपरेशन की सहायता से। ठीक है, इनके लिए बहुत सारे टूल्स अपने काम में लेते हैं, जैसे कि होई होगी, जैसे कल्टीवेटर हो गए, हैरो हो गए, रोटेरी होई वगैरह, ये सारी चीजें होगी। तो पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं अंतरशस्य क्रियाओं के लिए, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए खुरपी या फिर वीडिंग हुक के बारे में। जो इमेज में आपको ऊपर दिखाई दे रही है वो है आपकी खुरपी, और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपका वीडिंग हुक। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ट्रेडिशनल हैंड टूल है। बस यहाँ पे जो समझाने वाली चीज है, बाकी तो आप इन चीजों को पढ़ लेना, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो समझाने वाली चीज है, मेरी तरफ से जो समझाने वाली चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। कि आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास या तो वीडिंग होई है, या फिर सॉरी वीडिंग हुक है, होई नहीं हुक, या फिर आपके पास में खुरपी है, और आपको क्या करना है, आपको एक फील्ड में खरपतवार को निकालना है। तो फील्ड में खरपतवार को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं मैं खड़ा खड़ा उसको यूज कर लूंगा, मेरे को बैठना पड़ेगा। और कैसे बैठना पड़ेगा, अब वहां पे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता कि मैं वहां पे अलती पलती मार के बैठ जाऊं आराम से, क्योंकि मेरे को तो आगे भी चलना पड़ेगा ना, एक ही जगह पे बैठ के काम थोड़ी करना है, मूव भी करना है साथ साथ। तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मेरे को उकड़ू बैठना पड़ेगा। उकड़ू बैठना समझते हो ना सारे लोग क्या होता है, उकड़ू बैठना पड़ेगा। तो वो बहुत ही एक बैठने की अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है। उकड़ू बैठना एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन है, उसके अंदर आप बहुत जल्दी थक जाते हो।
ठीक है। तो इस चीज की वजह से खुरपी का बस ये एक डिसएडवांटेज है, वीडिंग हुक का एक डिसएडवांटेज है कि इसको यूज करते टाइम आपको उकड़ू बैठना पड़ेगा, और उस तरीके से बैठने के कारण आपको क्या दिक्कत होगी, आप थक ज्यादा जाओगे। ठीक है, आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस चीज के लिए। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। बाकी इनके अंदर वही चीजें हैं, हैंडल लगा होगा, ये हैंडल जनरली लकड़ी का रहता है, आगे एक ब्लेड लगी रहती है, वो सारी चीजें। ओके, हाँ जी। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें उकड़ू बैठ के काम करना पड़ेगा, और ये जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, उकड़ू बैठ के काम करना पड़ेगा, वही आपकी सारी इंटरकल्चरल ऑपरेशंस की नींव है। ठीक है, उसी चीज के बेस पे सारा काम होता चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड होई। तो हैंड होई के अंदर क्या कर दिया है, बस अब मैं एक चीज बता देता हूँ कि होई की जब मैं बात करूंगा, तो मैं अगर इसका जो आगे का ये जो स्पेड है, इसको अगर मैंने चौड़ा कर दिया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, फिर मैं इसको बोलूंगा फावड़ा। और वहीं मैंने क्या कर दिया, इसको चपटा कर दिया बिल्कुल ही, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा कुदाली। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे आपको दो चीजें और समझ लेनी है कि एक होती है कुदाली और एक होती है फावड़ा। फावड़ा का क्या होगा, अगर इसका आगे वाला हिस्सा चौड़ा होगा तो मैं इसको फावड़ा बोलूंगा, और अगर कुदाली कब बोलूंगा, जब ये आगे से चपटी होगी, उस कंडीशन में मैं इसको कुदाली बोल दूंगा। ठीक है। होई का क्या काम होगा, इसके अंदर एक इस तरीके का पार्ट लगा होगा जिसको आई बोलते हैं। ठीक है, आंख जैसा रहता है, ये बीच में से छिद्राकार। तो इसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, कोई लकड़ी का हैंडल लगा देते हैं। इस हैंडल की जब बात करेंगे तो ये हैंडल की लेंथ रहती है 30 से 40 सेंटीमीटर। तो अब क्योंकि ये हैंडल उतना लंबा नहीं होता, इसलिए जब हम इसे काम में लेंगे, ठीक है, तो जब इसे काम में लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग पोस्चर में आना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, झुक के आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर ना। क्या काम करना पड़ेगा आपको, झुक के करना पड़ेगा आपको काम। वहां पे उकड़ू बैठ के कर रहे थे, यहाँ पे झुक के कर। आपको क्या करना पड़ेगा, खुरपी की सहायता से, या फिर आप जो हुक था, विडर हुक, उसकी सहायता से आप उकड़ू बैठ के काम कर रहे थे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उकड़ू से थोड़ा सा ऊपर आगे, लेकिन अभी भी आपको झुक के काम करना पड़ रहा है। और झुक के अगर आप काम करोगे, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप कस्सी वस्सी यूज करते रहते हो मेरे ख्याल से, तो आप झुक के काम करोगे तो आप ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाओगे, आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो पोस्चर भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, और ये फिर से आपके हैंड होई में एक डिसएडवांटेज है। और ये चीजें इनमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं इसमें कि ये मोस्ट पॉपुलर है, इसके अंदर फार्म के अंदर यूज किए जाने वाला खरपतवार निकालने का सबसे पॉपुलर टूल है। ये आयरन ब्लेड लगी रहती है इसमें, एक इसमें लकड़ी का हत्था लगा रहता है। ठीक है, शैलो डेप्थ 2-3 सेंटीमीटर तक यूज कर सकती हैं अपने। वो चीजें नहीं बताने वाली, इसके अंदर क्या चीज एक्चुअल में समझाने वाली है, केवल मैं वो बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट बात करते हैं होई कम रैक के बारे में। तो फिर से वही बात आ गई, एटीएम कम डेबिट कार्ड, या फिर आपके क्या सीड कम फर्टी ड्रिल। तो होई भी है और साथ साथ रैक भी है। अब होई क्या हो गया, जब इसमें मैंने ये स्पेड लगा दिया, और रैक क्या हो गया, जब मैंने इसमें इस तरीके का पार्ट अटैच कर दिया। दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक आंख रहती है जिसके अंदर लकड़ी का हत्था फिट कर दिया जाता है। ये जो पार्ट होगा, कोई वाला पार्ट होगा, वो आपके खुदाई का काम करेगा, खोदने का काम करेगा। और ये जो रैक होगा, वो किस चीज का काम करेगा, जो कचरा जमा हो गया उस कचरे को इकट्ठा करने का काम करेगा। तो एक साथ आपके दो इंप्लीमेंट आपको इसमें मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम रहेगी, लकड़ी का हत्था है लेकिन छोटा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, झुक के काम करना पड़ेगा, बेंडिंग पोस्चर में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो हो गया। थर्ड अगर बात करें अपने, तो अब वही चीज है ना कि देखिए क्या था, पहले मैं उकड़ू बैठा था, फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा झुक के काम करना लगे। अब मैं क्या करूंगा, खड़े खड़े काम करूंगा। कैसे करूंगा, लॉन्ग हैंडल के मैं वीडर बना दूंगा, जिनमें क्या हो जाएगा, हत्था बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो लॉन्ग होई जो होंगी वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर जो होगा वो शॉर्ट हैंडल के अंदर क्या हो जाएगा, उसको बेंड पोस्चर में झुके हुए रहने के कारण वो स्ट्रेस में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, तब उसकी बॉडी में खिंचाव थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लंबे हैंडल वाले वीडर काम में लूंगा। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि आजकल लंबे हैंडल वाले वीडर काम में आ रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंडल वाले वीडर्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी बेंडिंग पोस्चर में रहने की वजह से। पॉपुलर लंबे हैंडल वाले वीडर्स की बात करेंगे तो एक आपका स्टार टाइप वीडर हो गया, दूसरा आपका पैग टाइप वीडर हो गया। इन दोनों को ड्राई लैंड वीडर्स भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना भाई। आपके क्वेश्चन में कभी भी स्टार टाइप वीडर या पैग टाइप वीडर आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, ड्राई लैंड वीडर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। आपसे पूछ लिया जाए कि ड्राई लैंड वीडर क्या है, तो आप दोनों छाप देना ऐसे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं स्टार टाइप वीडर के बारे में। तो यहाँ इमेज में आपको स्टार टाइप वीडर शो किया जा रहा है, कुछ भी नहीं, इसके अंदर एक आगे पहिया व्हील लगा दिया, उस पहिए के पीछे यहाँ पे ये अटैच कर दी गई एक ब्लेड। ठीक है, ये पहिया की सहायता से आगे की तरफ चलेगा, ऑपरेटर इसे पीछे से चलाएगा मैनुअली, और आगे की तरफ चलेगा। ये ब्लेड क्या करेगी, कट करती चली जाएगी बीड्स को। ठीक है, तो बस इसका सिंपल है। और इसके अंदर जो ये लगे हुए हैं, जो
उभरी हुई जो संरचना है उन संरचना की वजह से आपकी क्या हो जाएगी, होइंग भी साथ के साथ हो जाएगी, सॉइल के अंदर एरिएशन भी मेंटेन कर लिया जाएगा। स्टार टाइप वीडर के बारे में बात करूं तो स्टार टाइप वीडर जो है उसको आप कहाँ पे काम में ले सकते हो, उसको आप लोमी सॉइल में बड़े अच्छे तरीके से काम में ले सकते हो। उसके अलावा स्टार टाइप वीडर को आप सैंडी सॉइल में भी काम में ले सकते हो, ठीक है ना। सैंडी सॉइल या लोमी सॉइल में आप स्टार टाइप वीडर को अच्छे तरीके से काम में ले सकते हो, पर क्ले सॉइल में आप स्टार टाइप वीडर को अच्छी तरीके से काम में नहीं ले सकते। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने बना दिया पैग टाइप वीडर। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि स्टार टाइप वीडर और पैग टाइप वीडर है, इनके बस नाम से ही इनका डिफरेंस क्लियर है। ये पैग टाइप वीडर है और ये स्टार टाइप वीडर है। इसके अंदर जो हम पहिया लगाते हैं उस पहिए की शेप कैसी रहती है, तारे के जैसी रहती है, स्टार के जैसी रहती है, इसलिए हम इसे स्टार टाइप वीडर या स्टार व्हील टाइप वीडर बोल देते हैं। इसको हम बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं किसके अंदर, आपके लोमी सॉइल के अंदर। इसको लोमी सॉइल के अंदर और आपकी सैंडी सॉइल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्ले सॉइल के अंदर ये कामयाब नहीं हो पाएगा। ये क्ले सॉइल के अंदर ऑपरेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसका जो स्टार व्हील था उसको रिप्लेस कर दिया किस चीज से, पेग टूथ टाइप व्हील के अंदर। अब होपफुली आपको कल मैंने पढ़ाया था कि जब मैंने आपको पढ़ाया था स्पाइक टूथ हैरो पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया पैग शेप लगे रहते हैं। तो पैग का मतलब क्या था, पैग का मतलब था खूंटी या फिर कील, ठीक है। अगर आप मूंगफली की फसल के बारे में बात करो, ठीक है, तो मूंगफली की फसल में भी एक स्टेज रहती है जिसको आप बोलते हो पैगिंग स्टेज, ठीक है। और पैगिंग स्टेज को हिंदी में आप क्या बोलते हो, सुइयां निकलना, ठीक है। तो पैग को हिंदी में क्या कह सकते हो आप, सुई कह सकते हो, कील कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और है होता भी ऐसा, आप ग्राउंडनट की क्रॉप में देखना कभी, ग्राउंडनट की क्रॉप में सुइयां निकलती है, ओके। तो यहाँ पे वही चीज है, व्हील था, व्हील के अंदर कील लगा दी गई। अब इन कील की सहायता से क्या हो रहा है, सोइल में एरिएशन मेंटेन किया जा रहा है, और पीछे ब्लेड की सहायता से क्या है, आपके खरपतवारों को काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। और ये क्योंकि मैंने क्या कर दिया, व्हील को थोड़ा सा छोटा कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, या फिर उसको तीखा कर दिया, तो अब क्या है कि क्ले में अच्छी तरीके से इंसर्ट कर पाएगा। ये तो क्ले में फंस जाता क्योंकि इसके बीच में गैप देखिए कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे क्ले सॉइल में चल नहीं पाता, हैवी सॉइल में। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। आप मुझे फटाफट से कंफर्मेशन दीजिए, आपको पैग टाइप वीडर और स्टार टाइप वीडर समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने व्हील होई की तरफ। तो व्हील होई में कुछ भी नहीं है, एक क्या कर दिया मैंने, एक पहिया लगा दिया और पीछे क्या कर दिया, आपके तीन मैंने टाइन्स लगा दिए। यहाँ पे वही सिंपल कंसेप्ट है, वी शेप टाइन्स यहाँ पे मैंने यूज करूंगा, जो क्या काम करेंगे, या फिर शोवल टाइप में यूज करूंगा, जो क्या काम करेंगे, सोइल में पेनिट्रेट कर लेंगे। और सोइल में पेनिट्रेट करने के बाद में किसका काम करेंगे, कल्टीवेटर का काम करेंगे, ध्यान रखना किसका काम करेंगे, कल्टीवेटर का काम करेंगे। लेकिन ये मैनुअली है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, व्हील होई बोलते हैं इस चीज को। अगर मैं आपको एक चीज और एडिशनली बताना चाहूँ तो जो आप यूज करते हो एनिमल ड्रोन, व्हील होई भी, व्हील होई तो नहीं होता खैर वो, लेकिन एनिमल ड्रोन भी सिमिलर मैकेनिज्म आता है जिसको आप कल्टीवेटर बोल सकते हो, लेकिन आपके लोकल लैंग्वेज में उस चीज को क्या बोलते हैं, त्रिफाड़ी बोलते हैं उस चीज को। क्या, त्रिफाड़ी। त्रिफाड़ी में क्या है, बिल्कुल ये तीन इसी तरीके के पार्ट लगे रहते हैं, और बाकी सारी की सारी, जैसे आपने इंडिजिनस प्लाऊ देखा था एनिमल ड्रोन, उसी तरीके का लकड़ी का एक हैंडल लगा रहेगा, लकड़ी की एक बॉडी लगी रहेगी और लकड़ी की एक बीम लगी रहती है। वो बीम आप एनिमल से अटैच कर देते हो और ये साथ साथ आप यूज कर लेते हो खरपतवार नष्ट करने के लिए। जो रोज के बीच की जो गैप होती है उस गैप में चलाते हो, उसको बोलते हैं त्रिफाड़ी। तो मेरे को बताओ किस किस ने त्रिफाड़ी देखी है, या किस किस को पता है त्रिफाड़ी क्या होता है। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं कल्टीवेटर्स के बारे में। तो कल्टीवेटर्स के बारे में बात करते हैं लेकिन नहीं करते, क्योंकि कल्टीवेटर्स मैंने आपको कल पढ़ा दिया, और कल पढ़ाते टाइम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि इंटर कल्टीवेशन, जो लोग यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं और केवल ये लेक्चर देख रहे हैं, जिनको नहीं पता कल्टीवेटर कहाँ पढ़ाया, उनको मैं बता दूं कल्टीवेटर मैंने पढ़ाया था सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। तो इंटर कल्टीवेशन का काम भी करता है कल्टीवेटर, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। और कल्टीवेटर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, डिस्क कल्टीवेटर, रोटरी कल्टीवेटर या टाइन कल्टीवेटर। डिस्क कल्टीवेटर के अंदर डिस्क लगी होंगी, ठीक है। रोटरी कल्टीवेटर की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर क्या लगा होगा, एक शाफ्ट होगी जो पीटीओ से अटैच हो जाएगी और पीटीओ के साथ साथ वो भी मूवमेंट करेगी, ठीक है। या फिर आप इसे पावर टिलर के साथ में जो आता है वो भी मान सकते हो, या फिर आप इसे रोटावेटर ही मान सकते हो मोटा मोटा। टाइन कल्टीवेटर के बारे में बात करेंगे तो टाइन कल्टीवेटर वही होता है, फिर से दो टाइप का हो जाएगा, एक रिजिड टाइप का हो जाएगा, एक स्प्रिंग वाला हो जाएगा। रिजिड टाइप का और स्प्रिंग वाला दोनों मैंने आपको कल दिखा दिए। वही चीजें सारी की सारी। अब अगर आप ये स्लाइड देखोगे तो आपको यूं लगेगा कि ये सिमिलर स्लाइड हम कल पढ़ चुके हैं। कल्टीवेटर सोइल को स्टिर यानी कि हलचल पैदा करने का काम करता है, ढेलों को तोड़ने का काम करता है। कल्टीवेटर की जो टाइम्स होती है वो फिटेड रहता है कल्टीवेटर कॉम पे। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, कल मैंने आपको एक चीज थोड़ी सी गलत बता दी। कल मैंने आपको बोला कल्टीवेटर 5, 7,
9 और 11 टाइम्स का आमतौर पे पाया जाता है। कल्टीवेटर 5 7 9 11 नहीं, 7 9 11 और 13 टाइम्स का जनरली पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 5 टाइम का कल्टीवेटर आता ही नहीं, कल्टीवेटर तो 3 का भी आता है, अभी बताया ना मैंने त्रिफाड़ी। अब वो अलग चीज है कि वो एनिमल ड्रोन है, लेकिन है तो कल्टीवेटर ही, ठीक है। तो जनरली जो ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर है वो 7 9 और 11 और 13 टाइम्स के आते हैं। इस पे 5 मैंने थोड़ा गलत बता दिया, और 11 नहीं 13 होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप इंप्रूव कर लेना। बाकी ये जो स्लाइड है तो वो तो एज इट इज कल वाली स्लाइड है, बिल्कुल एज इट इज। वो ये वीड को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, सोइल को एरिएट करने का काम करेगा, मॉइस्चर कंट्रोल करना, तो इसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, क्योंकि कल ऑलरेडी आपको ये चीज पढ़ा चुका हूँ। स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 7 9 11 13 वाली बात भी हो गई। बाकी वही चीजें हैं इसमें सारी, कि ये जो टाइम्स होंगी वो लोड के टाइम पे क्या करेंगी, स्विम बैक कर जाएंगी, पीछे की तरफ स्विंग कर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी आगे पत्थर वगैरह आ गया तो पत्थर वगैरह आने की वजह से नुकसान नहीं पहुंचेगा इसमें। तो ये सारा मैकेनिज्म मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आज आपको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला ये, ठीक है। कल यानी सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के अंदर मैंने ये सारा टॉपिक कवर किया है, ठीक है। मैं वीडियो में लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे ये आपके सामने कल्टीवेटर है। कौन सा कल्टीवेटर है, स्प्रिंग वाला कल्टीवेटर है, जिसके अंदर हिच पॉइंट रह गया, मेन फ्रेम रह गया, यहाँ पे स्प्रिंग लगे हैं, हर एक टाइम के साथ में 2 स्प्रिंग लगे रहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। स्प्रिंग का बेनिफिट क्या होता है, वो सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट में जब मैंने आपको कल्टीवेटर पढ़ाया उस टाइम मैंने आपको करवा दिया, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा आपको। रिजिड टाइप कल्टीवेटर के अंदर स्प्रिंग नहीं होंगे। अब रिजिड टाइप और स्प्रिंग टाइप के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके लिए कल वाला लेक्चर आपने होपफुली देखा होगा। बात करते हैं उसके बाद में स्वीप के बारे में। स्वीप क्या होगा, तो भाई इसके अंदर वी शेप हमने लगा दिए बड़े साइज के, क्या ये आपके बॉटम पार्ट, तो उसको हमने बोल दिया स्वीप टाइप। अब स्वीप है ये एनिमल ड्रोन भी रहता है और आपके वो भी रहता है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं डक फुट टाइप के तो मैं उसको बोल दूंगा डक फुट कल्टीवेटर। तो ऑपरेशन तो यूज वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा, बस इसके नीचे जो हमने क्या कर दिए, ये अलग अलग टाइप के पार्ट्स लगा दिए, उन पार्ट्स के नाम के आधार पे इनका नाम बदले जा रहा है, तो इसको कहते हैं स्वीप कल्टीवेटर, ठीक है। तो वही चीज है, वी शेप हमने ब्लेड लगा दी, जिनके बीच में एक बेवल लगा दी हमने, जो एक पंखों की जैसे लग रही है इसके, ठीक है। ये क्या लग रही है, पंखों के जैसे लग रही है। बाकी वही सारी चीजें नॉर्मल चीजें, कुछ भी खास इसमें उतना खास है नहीं जो आपको अलग से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाया जाए, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है देन आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो मुझे बताइए यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद में बात करते हैं इंजन ऑपरेटेड वीडर्स के बारे में। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि कारण आपके सामने ये है। और ये क्या चीज है भाई, मेरे को कमेंट में फटाफट से मैसेज करके बताओ ये क्या चीज है। मैं नहीं बताऊंगा ये क्या चीज है, आप बताइए क्या चीज है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पावर टिलर है। और पावर टिलर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा दिए गए, पीछे इस तरीके के टाइम्स लगा दिए गए। तो उस टाइम जब पीछे इस तरीके के टाइम्स लगा दिए गए, यहाँ इसको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, त्रिफाली बोल सकता हूँ क्योंकि 3 टाइम्स है इसमें। तो जब टाइम्स लगा दिए गए तो ये पावर टिलर क्या काम करेगा, इसको खींचने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं इसे बोल सकता हूँ पावर वीडर बोल लूँ या इंजन ऑपरेटेड वीडर बोल लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी चीजें आपने पावर वीडर पावर टिलर में पढ़ी वही चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। जैसे कि इंटरकल्चरल ऑपरेशन और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन दोनों में काम में आ सकता है। काम क्या करेगा, स्टीरिंग द सोइल यानी सोइल में हलचल पैदा करने का, वीड को अपरूट करने का, ढेलों को तोड़ने का और बीजों को कवर करने का। 3 हॉर्स पावर का इंजन इसमें रहता है। पेट्रोल स्टार्ट केरोसिन रन टाइप का रहता है, यानी पेट्रोल से आप स्टार्ट कर सकते हो, केरोसिन पे चला सकते हो। ग्राउंड व्हील्स का एक जोड़ा इसमें पाया जाता है, वही हो गया ना 2 व्हील, ठीक है। एक होता है 2 व्हील ट्रैक्टर, एक होता है 4 व्हील ट्रैक्टर, एक 3 व्हील भी था, आजकल आने बंद हो गए। कल्टीवेटर फ्रेम इसके अंदर लगा होगा है, स्वीप लगा होगा जिसमें शोवल ब्लेड हो सकती है, स्टीयरिंग क्लच इसमें होगा, मैन क्लच इसमें होगा। स्टीयरिंग क्लच और मैन क्लच आप समझते हो कि मैन क्लच 2 टाइप के क्लच रहते हैं, एक मैन क्लच होगा, मैन क्लच बाद में 2 जगह पावर डिलीवर कर देगा, एक स्टीयरिंग क्लच में और एक आपके टिलर क्लच में। क्योंकि हम यहाँ पे टेलर रोटेटेड टेलर पार्ट यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया टेलर क्लच के बारे में। लेकिन अगर जैसे ही हम रोटेटेड टेलर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे टिलर क्लच भी दे दिया जाएगा। और ये सारी बातें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये सारी बातें आपको देखने मिलेगी पावर टिलर वाले लेक्चर में, जो ट्रैक्टर पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और वही चीजें हैं, टेल व्हील होगा, अदर कंट्रोल लीवर वगैरह होंगे, इंजन पावर ट्रांसमिटेड कर दी जाएगी ग्राउंड व्हील को, जहां से कहाँ आगे ये सारा का सारा चेन मैकेनिज्म की सहायता से आपको चलने लगेगा। पावर व्हील ट्रैक्शन व्हील की तरह काम करेगा और कल्टीवेटर मूव करना आपके स्टार्ट कर देगा। तो वही चीजें हैं, एक दिन में आप 0.75 to 1 हेक्टेयर तक इससे काम कर सकते हो। और फायदे के बारे में बात करेंगे तो वही इसके फायदे हैं, बिल्कुल सिमिलरली कि इन क्रॉप में आप इनको यूज कर सकते हो। और बस यही है,
ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई क्लच की, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लच केवल यहाँ पे मैन क्लच और स्टेयरिंग क्लच की बात की गई है। एक्चुअल में इसमें 3 टाइप की क्लच रहती है। पहली रहती है मैन क्लच, दूसरी रहती है स्टेयरिंग क्लच, तीसरी रहती है आपके टिलर क्लच। क्योंकि इसमें पीछे इम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया तो मेरे को पावर सिर्फ यहाँ भेजनी है पहियों को, इसलिए मैंने टिलर क्लच के बारे में जिक्र भी नहीं किया। जब मेरे को पीटीओ यूज ही नहीं करना तो पीटीओ के बारे में जिक्र क्यों करूंगा। वहीं पे अगर मैं सेकंड बात करूं इंजन ऑपरेटेड रोटरी टिलर्स के बारे में, तो यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी गई है वो बिल्कुल सिमिलर है। 3 हॉर्स पावर का इंजन होगा, पेट्रोल स्टार्ट इंजन होगा, व्हील्स को ब्रेक करने का काम करेगा, प्लेन और हिली एरियाज में काम में ले सकते हैं। लेकिन वही चीजें यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दी। तो कौन सी एक्स्ट्रा लाइन, एक तो इन्होंने एक रोटर ब्लेड बोल दी एल ब्लेड के साथ में, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोल दिया रोटर ड्राइव मैकेनिज्म, ठीक है। तीसरा इन्होंने बोल दिया इंजन पावर ट्रांसमिटेड कर दी जाएगी रोटर को, और रोटर प्लेट फिर टिल करना, रोटर प्लेट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी और फिर ये टिल करेगा सोइल को, ठीक है। तो वही चीजें हैं इसमें सारी। मैन क्लच होगी, मैन क्लच आधी पावर भेज देगी स्टीयरिंग क्लच को, और आधी पावर भेज देगी टिलर क्लच को। टिलर क्लच बाद में टिलिंग ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ आपके इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो इसको आप रोटरी टिलर भी बोल सकते हो। और यहाँ पे आप अगर ऐड करना चाहो तो आप ट्रैक्टर ऑपरेटेड रोटरी टिलर भी कर सकते हो, जिसमें आप रोटोवेटर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहता है फाइनली लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर की। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये इसके कुछ सैलेंट फीचर्स है, जिसके अंदर वही सारी बातें हैं कि ओरचार्ड वोरचार्ड में भी काम में ले सकते हो, हिली रीजन के लिए भी इसको काम में ले सकते हो। 8 से 12 सेंटीमीटर तक ये डेप्थ में कटिंग करता है अपनी, ठीक है। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप बोल सकते हो। देखो, ओके, थैंक यू सो मच।